Hello students, in this video we will discuss about achievements of the goals of planning. चैप्टर क्या चल रहा है? चैप्टर ये चल रहा है कि हमारी कंट्री ने 5 ईयर प्लान्स अडॉप्ट किए. चैप्टर ये चल रहा है कि 5 ईयर प्लान्स कितने सक्सेसफुल रहे. डिस्कस करने का पॉइंट ये है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हों वो एज़ पर नेशनल प्रायोरिटीज़ हों, नेशनल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, हमारी जीडीपी ग्रो करे, एम्प्लॉयमेंट इम्प्रूव हो, पावर्टी रिड्यूस हो, हेल्थ एंड अदर सोशल जो पैरामीटर्स हैं उनको हम अचीव करें. तो हमें देखना है कि हम इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि उनमें से कितने पैरामीटर्स पर हम सक्सेस रहे हैं और कितने पर अभी भी हम पीछे हैं, यानी उतना अचीव नहीं हो पाया जितना एक्सपेक्टेड थी. सो लेट्स स्टडी बाय स्टैटिस्टिक्स. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम की, कि अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें प्लानिंग की, तो जो कभी ओनली 0.5% हुआ करती थी, अगर हम ब्रिटिश इरा की बात करें तो इट वाज वेरी लो, बट अभी इट इज़ नियर 8%. 8% तो नहीं, बट उससे थोड़ा कम है. लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी आप देखिए तो इसको एक ह्यूज सक्सेस माना जाएगा कि वो नेशनल इनकम जिसका ग्रोथ रेट कभी 0.5% था, यानी कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ग्रोथ होती ही नहीं थी, है ना. जब शुरू में 5 ईयर प्लान्स आए तो ग्रोथ रेट जो है वो 5% से कम रहा, 2%, 3%, 4%, लेकिन नाउ इट्स ग्रोइंग अबव 7%. तो इसको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जाएगा कि जो इनकम लेवल है उसका जो ग्रोथ लेवल है वो जहाँ कहीं पहले सिर्फ 0.5% हुआ करता था, अब वो ग्रो कर रहा है एट द रेट ऑफ 8%, नियरली 8%, मीन्स अबव 7%. ऐसे ही जो पर कैपिटा इनकम है इसमें भी बहुत इंक्रीज़ है, राइट. पहले इसकी जो ग्रोथ थी वो ओनली 1% टू 3% थी. अगर हम पुरानी बात करें तो द ग्रोथ वॉज ओनली 1% टू 3%, विच इज़ नाउ अराउंड 6%. अब जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 6% के आसपास जा चुका है. ये डेफिनेटली यही इंडिकेट कर रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर एंड गुड्स एंड सर्विसेज है, ये सब चीज़ें अब इम्प्रूव हो चुकी हैं. डेफिनेटली इसमें तो खैर मुझे कोई दो राय है ही नहीं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि जो हमारी गवर्नमेंट की प्लानिंग रही है, देखिए क्रिटिसाइज़ तो कोई भी किसी को कर ही सकता है. जिसने कुछ काम नहीं किया या जो अभी अपनी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर रहा है, वो कोई भी जिसने पहले काम किया उसको क्रिटिसाइज़ कर सकता है, अभी तुमने कुछ नहीं किया, कोई रिजल्ट्स नहीं है, ये है वो है. लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो रियली हमारी कंट्री बहुत ग्रो हो चुकी है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं. मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई रिजल्ट्स नहीं है, ये एक बहुत ही डिमोरलाइजिंग थॉट है, जबकि ऐसा नहीं है. वास्तविकता परसेंटेजेस वाइज यही है. अगर आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स यही रिवील कर रहे हैं कि हमारी कंट्री ग्रो हुई है, हमारी कंट्री इंप्रूव हुई है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम है, चाहे नेशनल इनकम है, जीडीपी है, किसी भी एंगल से देखें कॉन्टिन्यूसली हमारी कंट्री ग्रो कर रही है. हमारी कंट्री एक रिच डेवलप्ड नेशन नहीं है. आज भी हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं. एजुकेशन लेवल है लेकिन अभी भी बेसिक एजुकेशन लेवल है. आज भी हमारे समाज में बहुत सारे पुराने एक जिसको कहना थॉट्स हैं, जिसकी वजह से आज भी हमारी कंट्री उतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रही. बट इतनी सारी लिमिटेशंस होने के बावजूद, इतनी हाई पॉपुलेशन होने के बावजूद कंट्री ने जो प्रोग्रेस की है, कम से कम मैं एज एन इंडिविजुअल पर्सन उससे सेटिस्फाइड हूँ. स्पेशली जब मैं स्टैटिस्टिक्स को देखता हूँ तो स्टैटिस्टिक्स रिवील समथिंग, क्योंकि एक कही सुनी बात की वैल्यू अलग है और एक जो एक फैक्ट है जो दिख रहा है ना. अब जैसे ये फैक्ट आपके सामने मैंने रखा है कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी जो पहले 1% टू 3% राइज कर रही थी, अभी वो 6% है. नेशनल इनकम जो पहले 0.5% पे राइज कर रही थी वो अबव 7% है. तो ऐसे में आप क्या बोलोगे? आप यही मानोगे ना कि येस इट इज़ प्रोग्रेसिंग. कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें कि हमारा कितना पैसा जो है वो एसेट्स के अंदर लगा हुआ है, कंट्री का ओवरऑल कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, इनकम का कितना हिस्सा दोबारा से इन्वेस्ट होकर एक एसेट्स की फॉर्म में चला जाता है ना. रियल कैपिटल, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, दैट इज द पॉइंट कि हमारा कितना पैसा, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन, द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स. जो पहले कभी 10% ऑफ जीडीपी हुआ करता था, ओनली 10% ऑफ जीडीपी, आप देख रहे हैं रेशियो कितना कम था, विच इज़ नाउ अराउंड 30% ऑफ द जीडीपी. इतना पैसा आज की तारीख में कंट्री का फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट हो जाता है. तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में अब दिख रहा है ना आपको कितने ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, नई नई फैक्ट्रीज बन रही हैं, कितने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, टावर्स बन रही हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं. देखा जाए तो कंट्री अब हर एंगल से ग्रो कर रही है. अब ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ जहाँ पे भी जाओ वो जो आप अदरवाइज मत लीजिएगा, जैसे वो तो इन झोंपड़ियों की लुक थी, अब वो कंट्री उस झोंपड़ियों की लुक से बाहर आ रही है.
कई बार तो देख के, जैसे हम फॉरेन कंट्री की पिक्चर्स देखते हैं, मल्टी स्टोरी टावर्स खड़ी हुई हैं, बड़ी सुंदर सी लेक्स हैं, प्रॉपर रोड्स हैं। अब ऐसी पोजीशन, ऐसी पिक्चर्स हमारे यहाँ पर भी हैं, हमारी कंट्री में भी हैं, और एक सिटी में नहीं है, शायद ऐसी सैकड़ों सिटीज़ होंगी जहाँ पर इस तरह से मल्टी स्टोरी टावर्स खड़ी हुई हैं, प्रॉपर वेल लिट रोड्स हैं और सब प्रॉपर सिस्टम्स हैं। तो हमारी कंट्री अब ग्रो कर रही है, कैपिटल फॉर्मेशन भी है, बिजनेस के एंगल से भी इंडस्ट्रीज़ हैं, हैवी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, सभी कुछ है। तो ऑल आई कैन से कि अचीवमेंट है। अगर हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करें तो लैंड रिफॉर्म्स में भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। लैंड रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म है। अभी जहाँ तक टैक्सेस हैं सब लोग गवर्नमेंट को डायरेक्टली दे रहे हैं। जो रेंट्स थे उनको कंट्रोल किया गया है। लैंड्स पर सीलिंग लगाई गई कि किसी आदमी के पास भी ज़रूरत से ज़्यादा लैंड्स ना हो। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड्स के ऊपर स्टेप लिए हैं। तो गवर्नमेंट कॉन्टीन्यूसली काम कर रही है, ऐसा नहीं है। इसको हम सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स बोलेंगे। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जैसे एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, मैंने कहा ना, जो वेरियस स्टेप्स लिए गए हैं। इसके अलावा रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट। अब जो लैंडलेस लेबरर है उसको तो रेंट ही पे करना था ना। इसी तरह से जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा था, तो इसलिए सीलिंग लगाई गई, भाई इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं आप होल्ड करेंगे, है ना। और कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, ये भी थी ना, फ्रेगमेंटल होल्डिंग। याद होगा फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि ये भी एक मुसीबत थी बहुत बड़ी, कि जो होल्डिंग्स थी फार्मर्स की वो टुकड़ों में थी। तो ये 4 मेजर स्टेप्स लिए गए हैं जिससे हमारा इंडिया की एग्रीकल्चर इंप्रूव हो। लैंड रिफॉर्म्स, और लैंड रिफॉर्म्स की तो सबसे ज़्यादा जरूरत है ना, क्योंकि कंट्री में मेनली काम एग्रीकल्चर का ही हो रहा है, तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करना तो बहुत ज़रूरी है ना। सो सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। जहाँ तक सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग है, ये ज़मींदार या उन रिच लोगों के लिए की गई और उनकी ज़मीनों को डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया लैंडलेस लेबरर्स को, और साथ साथ जो छोटे फार्मर्स थे उनकी होल्डिंग्स को हमने कंसोलिडेट किया। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन, वैसे ज़्यादा इसके बारे में चैप्टर में मतलब नेक्स्ट चैप्टर में आएगा डिटेल में। ग्रीन रेवोल्यूशन जिसके अंदर हमने एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, जिससे नाउ वी हैव ऑलमोस्ट अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अब हमारे को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। कभी मजबूरी में कोई चीज़ ख़राब हो जाए, ज़रूरत पड़ जाए तो बात अलग है। अदरवाइज आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, बेटर सीड्स, बेटर इक्विपमेंट, बेटर फार्मिंग टेक्निक्स को यूज़ करके हमारी कंट्री नाउ जो अर्लियर इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स थी अभी एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स बन चुकी है। सो डेफिनेटली हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है इसको एक रीजनेबल सक्सेस मिली है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारी पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम बढ़ी है, कैपिटल फॉर्मेशन इंप्रूव हुआ है, और फूड ग्रेन्स के मामले में भी हमने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की है। लैंड रिफॉर्म, ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म किया है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड्स किया है, सीलिंग लगाई है, रेंट्स को रेगुलेट किया है। तो ऐसा नहीं है मतलब एक एरिया में काम हुआ, ऐसा नहीं है, सभी एरियाज़ में काफ़ी काम हुआ है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। अब हम रिजल्ट्स की अगर बात करें तो होता ना कि भाई एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। दिख रहा है ना, जो प्रोडक्शन 550 लाख टन थी वो 2527 टन हो गई। शुगर केन की जो प्रोडक्शन 69 लाख टन थी वो 3593 हो गई है। एरिया अंडर इरीगेशन जो सिर्फ 226 लाख हेक्टेयर था वो 4 गुना बढ़ के 1082 लाख हेक्टेयर हो गई। अब इतनी ज़मीन पर अब इरीगेशन होने लगी है तो डेफिनेटली फ़ायदा तो होगा ही ना। तो डेटा रिफ्लेक्ट्स इंप्रूवमेंट, यही वर्ड्स मैंने यहाँ यूज़ किए हैं। डेटा विल रिफ्लेक्ट इंप्रूवमेंट्स, राइट। क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर इंप्रूवमेंट है तो वो दिखनी भी चाहिए ना। सो द डेटा इज रिफ्लेक्टिंग द इंप्रूवमेंट। जैसे मैंने कहा फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन है, इरीगेटिंग एरिया है जिस पे इरीगेशन हो रही है, ये सारा एरिया का सारा डेटा क्या शो कर रहा है? ये डेटा यही तो शो कर रहा है कि हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, नहीं? तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई अब ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं नेता लोग तो बातें ही बातें कर रहे हैं। ठीक है, नेता लोग में भी बातें ही बातें कर रहे हो, लेकिन ऐसी बात नहीं। जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो लोग इंचार्ज हैं, मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगा कि डेफिनेटली उन्होंने एक सक्सेस तो अचीव की है, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू की हो, लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू की हो। कहीं ना कहीं कंट्री फूड ग्रेन, सबसे बेसिक चीज़ तो यही है ना, भूख लगेगी तो रोटी तो खाएंगे ना। तो सबसे पहले उसका जो इन्होंने एरिया है वो डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है। कंट्री की पोजीशन पहले से बहुत बहुत बेहतर है। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन की, तो इंडस्ट्री में ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन भी इन लोगों ने अचीव किया है। पहले तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज होती ही नहीं थी, है ना। कंज्यूमर गुड्स के मामले में तो नाउ हम ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट हो ही गए हैं। कंज्यूमर गुड्स तो एक्चुअली पहले से ही बनने शुरू हो गए थे ब्रिटिश एरिया में ही, लेकिन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत पीछे थी। और जब अब की जो ग्रोथ है, अब आप देखिए कि इसके अंदर एक स्टैटिस्टिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको पढ़ के आपको शायद बहुत गर्व भी महसूस होगा कि इंडियन इकोनॉमी is now ranked as 10th largest industrial economy in the world.
पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के एंगल से हमारा 10वां नंबर है। कहाँ हमारे यहाँ जब इंडिपेंडेंस हुई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी ही नहीं। उस हिसाब से आप क्या बोलेंगे, इस अचीवमेंट को सफिशिएंट नहीं मानेंगे, इस ग्रोथ को आप मानेंगे नहीं? कुछ तो है, 10वां स्टेटस मिल गया पूरे वर्ल्ड में। जो ऑलरेडी से डेवलप्ड नेशंस हैं आखिर उनको भी तो compete कर ही रही है ना इंडिया, तो उस हिसाब से बुरा नहीं है। ग्रोथ रेट हमारा 7% के आसपास है, ये भी किसी सेंस में कम नहीं है। तो ओवरऑल कंट्री इंप्रूवमेंट कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पहले से बहुत बेहतर है। हाँ, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर करने लग जाएंगे फॉरेन कंट्री से तो हो सकता है कि हमें थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो, लेकिन अदरवाइज हमारा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, पावर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब पहले से बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी रही है कंट्री की, आई विल से दैट इट्स अ सक्सेस, इट इज़ अ सक्सेस किसी भी सेंस में। अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अब देखिए इसके अंदर मैंने डेटा इकट्ठा किया है जो आपकी बुक्स में से, कि हमारे जो कॉलेजेस हैं वो 5 गुना हो चुके हैं। कॉलेजेस हैव गॉन 5 फोल्ड, जितने भी पहले कॉलेज थे उससे 5 गुना है, राइट। और स्कूल पहले से ही ज़्यादा थे, उसमें भी 3 गुने हो चुके हैं। स्कूल हमारे 3 गुना हो गए, कॉलेजेस 5 गुना हो गए पहले से। और हेल्थ की फैसिलिटीज़ देखो, जो पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स थी, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 32 ईयर्स थी कभी, वो अभी हो गई है 66 ईयर्स इन 2012। और इससे क्या करोगे आप, डबल से भी ज़्यादा हो गया। 32 का डबल 64 होता है नहीं। सो डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स ये बता रहे हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, दोनों इम्प्रूव हुए हैं। चाहे हम पावर के सेक्टर में देखें, अब देखिए छोटे इलाकों की तो मैं नहीं कह सकता, अपने ही इलाकों की बोल सकता हूँ। जैसे दिल्ली सिटी से मैं बोलता हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे, यहाँ तो अब लाइट जाती ही नहीं। अगर हम आज की बात करें, और शायद आज से बहुत साल पहले तक क्या पोजीशन रही होगी, बिजली आती होगी, अब तो जाती ही नहीं। तो इन सिचुएशंस को आप क्या मानोगे, बेटर ही है ना। कहीं पर भी जाओ, रोड्स हैं ऑलमोस्ट, अगर हम दिल्ली सिटी भी कोई छोटी सिटी नहीं है, यहाँ पर भी करोड़ों लोग रह रहे हैं, कहीं पर भी आप देखेंगे तो स्ट्रीट लाइट्स हैं, पानी ऑलमोस्ट आता है, पूरे 365 दिन ऑलमोस्ट आ रहा है, जब तक कि कोई खास प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में मैं यही कहूँगा कि ओवरऑल हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो एजुकेशन का है, हेल्थ का है। अब हेल्थ की बात कर लो, दुनिया भर के, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, आई रिजाइड इन रोहिणी एरिया ऑफ दिल्ली, यहाँ तो इतने हॉस्पिटल्स हैं, और मोस्टली पूरी दिल्ली में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, और जो है आपके प्राइवेट जो है क्लिनिक्स भी हैं, नर्सिंग होम्स भी हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, मतलब हर तरह से मैं कहूँगा कि फैसिलिटीज़ हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो छोटी व्हीकल से लेके मेट्रो भी है, बसेस भी हैं, टैक्सीज भी हैं, 3 व्हीलर्स भी हैं, हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं। तो कुल मिला के कंट्री ग्रो तो कर रही है, ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग स्टेज नहीं है। कुछ लोग बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं, अरे यार हमारे देश का कुछ नहीं होने वाला, ये वो, ऐसा ऐसा नहीं है। द कंट्री इज़ ग्रोइंग। जैसे मैंने कहा, अभी स्कूल 3 गुना हो गए, कॉलेजेस 5 गुना हो गए। एम्प्लॉयमेंट की भी अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी हद तक, एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या है कि पॉपुलेशन उसको काट देती है। एम्प्लॉयमेंट इशू पर क्यों फेलियर नज़र आता है, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इट इज़ वेरी सैड कि आज भी जो फैमिली प्लानिंग है वो एक मिडिल क्लास और रिच क्लास में ही है। जो पुअर क्लास है और दूसरी कास्ट के कुछ लोग हैं जो नहीं अभी भी फैमिली प्लानिंग समझते, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो अभी भी उनको देखें तो उनके यहाँ 4 बच्चे 5 बच्चे होते हैं। अब ऐसे ही अगर आप इतने इतने बच्चे मतलब होंगे तो फिर कैसे होगा, इंडिया की पॉपुलेशन तो फिर बढ़ती जाएगी ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट का काम नहीं हो पाता। ऐसा नहीं कि कंट्री में जॉब जनरेट नहीं होती। अब हमारी गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है कि 5 करोड़ जॉब जनरेट करनी है 5 ईयर प्लान में, लेकिन अब 5 करोड़ से ज़्यादा अगर यूथ पढ़ लिख के सामने आ जाएंगे तो फिर वो तो ऐसे लगेगा ना कि यूथ अनएम्प्लॉयड, कितनी भी जॉब जनरेट कर लो। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इस फ्रंट पर भी हमारी कंट्री सक्सेस हो सकती है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की, इसकी तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आपको हैरान ही नहीं होगा, वो बात लगेगी कि महंगाई भी बढ़ गई है। जो हमारा रेवेन्यू 1948-49 में 792 करोड़ था, ध्यान देखिएगा इस फिगर पे, ये फिगर बड़ी देखने वाली है। 1948-49 में फॉरेन ट्रेड हमारा था 792 करोड़, ये अब बढ़ के हो गया 46 लाख करोड़। यानी कि अगर हम करोड़ करोड़ को छोड़ दें तो जो चीज़ 792 थी वो अभी 46 लाख हो गई है। कितना फ़र्क हो गया, वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। So definitely we can conclude by this कि the country is growing, the planning is success, not a grand success, not a huge success, but we cannot call it failure. So इस वीडियो में मैंने अचीवमेंट्स को कवर किया, अभी मैं इसके थोड़े फेलियर्स भी डिस्कस करूंगा। तो नेशनल इनकम हमारी डेफिनेटली बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा है,
लैंड रिफॉर्म्स आए हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन आया है जिससे एग्रीकल्चर में हमने सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन अचीव की है, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, हमारी कंट्री 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी वर्ल्ड की बन चुकी है, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इंटरनेशनल ट्रेड देखिए 792 करोड़ से 46 लाख करोड़ तक गया है। सो डेफिनेटली इंडिया एक इंडस्ट्रियल नेशन की तरह से डेवलप हो रहा है, प्रोडक्शन कंजम्पशन राइज हो रही है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है, इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स भी राइज कर रहे हैं। बट फिर भी जैसा मैंने कहा कुछ फेलियर्स अभी भी हैं। पावर्टी, गरीबी, एक्चुअली कुछ एरियाज तो इंप्रूव हुए हैं लेकिन कुछ में अभी भी, यानी गरीब और गरीब होता जा रहा है, ये प्रॉब्लम तो है। कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट की रेगुलेशन उतनी नहीं रही, प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट के लिए काम किया जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में गरीब और गरीब होता जा रहा है, ये प्रॉब्लम तो है। पावर्टी तो है इंडिया में, अभी भी वो खत्म नहीं हुई है। एक स्टैटिस्टिक्स बताते हैं जो कि सुनने में हैरानी करती है, पूरे वर्ल्ड में जितने गरीब हैं उनके आधे तो इंडिया में है। 50% ऑफ द पुअर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया के पास है, और 21.5% जो हमारी पॉपुलेशन है, 21.9% टू बी एग्जैक्ट, ये तो अभी बिलो द पावर्टी लाइन है। इनको तो अभी जैसे कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, जो बेसिक चीज़ें हैं वही नहीं मिल पाती, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग, अभी तो इनको वही नहीं मिल पा रहा। 22% यानी करीब 25 करोड़ से ऊपर जनता, अभी तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन। तो पावर्टी हमारा एक बहुत बड़ा, आई विल से कि जो गरीबी है हमारे देश के अंदर, पावर्टी, वो एक बहुत बड़ा इशू है और अभी तक वो ढंग से सॉल्व हुआ नहीं है। ये एक विषय तो है जो कि मैं कहूँगा कि फेलियर ही है, क्योंकि अभी तक हम पावर्टी ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर पाए। इन्फ्लेशन, महंगाई भी है, 5 से 7% का इन्फ्लेशन रेट है, जो कि अच्छा खासा रेट है। हर चीज़ महंगी होती जा रही, तो उसका भी इलाज गवर्नमेंट को देखना है। और अनएम्प्लॉयमेंट तो मैंने बोला ना, अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जितनी भी हुई हो, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम तो मैं कहूँगा कि अभी भी कंट्री को परेशान कर ही रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बहुत बेटर है, लेकिन पावर, स्पेशली पावर अभी भी शॉर्ट है। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दैट इज़ स्टिल, आई विल से, बिलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। वही मैंने कहा, पहले से बेटर है, अभी भी बेस्ट नहीं है। अगर हम और कंट्री से कंपेयर करते हैं तो बहुत कम है। और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ये टर्म समझिएगा, इसका मतलब क्या है कि अभी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना इनकम का, वो अमीरों को ज़्यादा मिल रहा है, गरीबों पे कम जा रहा है। वैसे तो ऐसा होना ही है, लेकिन कहने का मतलब है द रिचर आर बिकमिंग मोर रिचर वाइल द पुअर इज़ बिकमिंग मोर पुअर। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को अब जॉब्स में भी और चीज़ों में भी इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को रिजर्वेशंस वगैरह देनी पड़ रही हैं। तो इतना ही कहूँगा कंक्लूजन में कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारी स्टार्ट तो हो चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज़ स्टार्टेड, बट आवर प्लानिंग हैज़ फेल्ड टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट। फेल नहीं है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा क्या बोला मैंने। प्लानिंग है फेल्ड टू अचीव डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, यानी रिजल्ट्स हैं। मैं इतनी देर से बोल रहा था तो उस बात को काट नहीं सकता कि मैं जब अचीवमेंट्स पढ़ा रहा हूँ तो पॉजिटिव पॉजिटिव बोलूँ, और जब नेगेटिव पढ़ा रहा हूँ तो बोलूँ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ओवरऑल पोजीशन तो वही है। सो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि डेफिनेटली हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, ओवरऑल नेशनल इनकम बढ़ी है, जीडीपी बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, फॉरेन ट्रेड बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है। हर एंगल से कंट्री पहले से बेटर है, बहुत बेटर है। लेकिन जो ये पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, ये दो मेजर एरियाज हैं, पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन दो का अभी भी ढंग से नहीं हो पा रहा है, और इन दोनों के पीछे मेजर फैक्टर है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से कंट्री अभी तक पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट, हर सेंस में पूरी तरह से सेल्फ कंट्रोल्ड, एक हर चीज़ डिसिप्लिन में चले, एक प्रॉपर ज़िंदगी हो किसी भी चीज़ की, वो चीज़ नहीं हो पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन, मुझे लगता है, हमारी कंट्री कंट्रोल कर ले तो ये जो दो प्रॉब्लम्स है पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की, ये भी काफ़ी हद तक कंट्रोल आ जाएगी, एंड इंडिया विल सून बिकम ए वेरी डेवलप्ड नेशन। थैंक यू।